हेलो बच्चों, आज हम आपके कुछ और महत्वपूर्ण निर्देशक तत्वों के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें कमज़ोर वर्गों का कल्याण, यानी जो लोग आर्थिक रूप से या सामान्य दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करना। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान व शासन में विशेष प्रावधान किए गए, ताकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। उसके लिए हमारे संविधान में भी प्रयास किए गए हैं और हमारे सरकारों के द्वारा भी उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि 95 में संवैधानिक संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो यानी 95 में संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित है। आपके बोर्ड में कई बार जैसे ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है, कोई भी संविधान संशोधन से संबंधित। तो जैसे ये आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि 95वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए। या ऐसे आ जाता है कि 95 में संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानून बनाए गए, जैसे जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको नियंत्रित रखने के लिए कई कठोर कानून बनाए गए हैं। इनके शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए, यानी ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा और साथ ही साथ इन्हें कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं, ताकि ये पैसे के कारण अपनी पढ़ाई को न छोड़ सकें। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 65वां संविधान संशोधन कैसे संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी इस संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में दर्जा दिया गया था। और इसके कितने सदस्य थे? 7। यह आयोग इस वर्ग के शोषण संबंधी घटनाओं की जांच कर सकेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो हम कल भी पढ़ रहे थे, कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन संस्थाओं को सुदृढ़ या मजबूत करने के लिए। तो ये जो दोनों ही संविधान संशोधन है, 73वां और 74वां, उसके अंतर्गत महिलाओं को मजबूत करने के लिए या उन्हें सशक्त करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि जब भी पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव होते हैं, तो उसमें महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाती हैं, ताकि वो चुन कर के नहीं आगे बढ़ सकें। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 30%। जैसे 100 सीटें हैं कुल, तो 100 में से 30 सीटें किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए। सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था, जैसे आज हमारे भारत देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है,
तो जिसके तहत 58 साल का पुरुष उसको आरक्षण का वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य बीमा योजना, तो यानी कई प्रकार की ऐसी योजना चलाई जा रही हैं ताकि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज हो सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। तो इस योजना के तहत गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ था? सन 2005 में। अगला, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन आदि के साथ साथ प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। कहने का तात्पर्य होता है कि इन सारी चीज़ों पर हमारी जो केंद्र सरकार होती है उसका नियंत्रण होता है, या ये जो सारी विभाग है उनकी देखरेख हमारी जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा किए जाते हैं। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। सस्ता और शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों, यानी हमारे यहाँ जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सही न्याय मिल सके या कम पैसे में और जल्दी न्याय मिल सके, उसके लिए लोक अदालतों का गठन किया गया है। साथ ही साथ त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था। कहने तात्पर्य होता है कि तुरंत ही किसी केस में निर्णय जल्दी लिया जाए, यानी उसको ज़्यादा लंबे समय तक न खींचा जाए। तो सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों व त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था को अपनाया गया है। अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारत देश में मात्र 14% लोग ही शिक्षित थे। तो कहने का मतलब जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? मात्र 14% लोग ही पढ़े लिखे थे या शिक्षित थे। हमारी सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। इसी के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो आपके ये ध्यान रखना है आपको कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 86 में। 86वें संविधान संशोधन। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान, तो यानी हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख सकें, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किए गए। तो जिसमें एक है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है मिड डे मील आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। आर्थिक व सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो जिसके बारे में हमने इससे पहले के पाठ में पढ़ा था, मूल अधिकार के अंतर्गत के आरंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में एक मूल अधिकार को हटा दिया गया और उस मूल अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। समान कार्य हेतु समान वेतन, जैसे चाहे वो स्त्री हो या पुरुष,
पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो अगर उन्होंने समान कार्य किया है तो उनके लिए समान वेतन भी दिया जाएगा। तो वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर आजीविका में भेदभाव दूर करते हुए स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए ये कार्य यह दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं नीति निर्देशक तत्वों के, जिनके बारे में हमने कल और आज समझा है। अब हम यहाँ से आगे मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के अंतरों के बारे में समझेंगे। तो इनको आपको सही ढंग से याद करना है, समझना है। तो आपके 2 या 4 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो आपके बुक में यहाँ 4 अंतर बताए गए हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। तो मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास से संबंधित हैं। यानी चाहे वो मूल अधिकार हो, निर्देशक तत्व हो, दोनों का ये प्रयास है कि आम नागरिकों का विकास हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो तथा नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बने। इसके लिए दोनों ही कटिबद्ध हैं या प्रतिबद्ध हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर भी हैं। तो पहला अंतर है मौलिक अधिकार बाद योग्य हैं, अर्थात अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन निर्देशक तत्व बाद योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। दूसरा अंतर है मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, यानी उसे कानून के द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है। तीसरा अंतर है मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, लेकिन निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के लिए दिए गए हैं, यानी व्यक्तिगत हैं, लेकिन निर्देशक तत्व क्या है, इसको देख करके या यूँ कहें कि जो निर्देशक तत्व हैं उनके अनुसार सरकारें अपना आगे का कार्य जारी रखती हैं। तो सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, लेकिन निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो जो 4 अंतर हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला, मौलिक अधिकार बाद योग्य हैं, लेकिन निर्देशक तत्व बाद योग्य नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है, लेकिन निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है। तीसरा अंतर, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, लेकिन निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक हैं। चौथा, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, लेकिन निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो ये आपके मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के अंतर हैं। अब हम यहाँ से आगे मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, यानी वे एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में तो मूल अधिकारों का उल्लेख है, तो हमें ध्यान रखना है कि संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है, भाग 3 में। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। तो भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक माना। कहने मतलब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ये सम्मिलित रूप से कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश गजेंद्र गडकर का मत था कि दोनों भागों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। तो जो हमारे न्यायाधीश रहे हैं गजेंद्र गडकर, उन्होंने क्या कहा था कि अगर दोनों में कोई मतभेद है, कहने मतलब मूल अधिकार निर्देशक तत्वों में कोई मतभेद या गतिरोध है, तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। यह किसने कहा है? न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने। सन 1967 में गोलकनाथ वाले मामले में, यानी एक केस आया था न्यायालय में 1967 में, उसमें न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? जो गोलकनाथ वाला जो मामला है, उसमें न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च एवं संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सबसे ऊपर हैं और उसमें संसद के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ये निर्णय दिया था 1967 में गोलकनाथ वाले वाद में या केस में। लेकिन सन 1973 में केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहना मूल ढांचे का तात्पर्य होता है जो उद्देश्य का या प्रस्तावना है। तो देखिए यहाँ में ध्यान रखना है कि 1967 में तो न्यायालय ने मौलिक अधिकारों सबसे ऊपर माना था गोलकनाथ वाले वाद में। उसमें ये कहा था कि भाई मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन सन 1973 में केशवानंद भारती वाला जो वाद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल उद्देश्य का है या प्रस्तावना उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, किंतु बाद में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है, क्योंकि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमने अभी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों के बारे में समझा था। कल हम मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे।